इस 12वें सप्ताह के दूसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है। हम सामान्य प्रश्नों को देख रहे थे कि यदि आप लीनियर रिजीम से परे जाते हैं तो क्या होगा। मोटिवेशन यह है कि 11वें सप्ताह तक हमने वेव्स और ऑसिलेशन के बारे में जो कुछ भी किया, हम लीनियर रिजीम से जुड़े रहे। दूसरे शब्दों में, कहीं रेखा के नीचे प्रतिक्रिया को विस्थापन के समानुपाती माना जाता है या रिस्टोरिंग बल डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। और निस्संदेह यह सुनिश्चित करने के लिए एक माइनस चिन्ह था कि ऑसिलेशन होगा। तो हम सामान्य प्रश्नों को देख रहे हैं कि ऑसिलेशन के कारण नॉन लिनियरिटी क्या करती है। इसलिए इस सप्ताह के पहले लेक्चर में हमने जो अध्ययन किया वह उस टाइप की सबसे सिंपल प्रॉब्लम्स में से एक था जो कि सिंपल पेंडुलम है। एकमात्र पॉइंट यह है कि आपको यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर है। तो आप आगे बढ़ते हैं और अंत में सिस्टम में नॉन लिनियरिटी जोड़ने के परिणाम को देखते हैं। पहली बात जो आप देखते हैं वह यह है कि निश्चित रूप से प्रॉब्लम को सॉल्व करना कठिन हो जाता है। आप इसे स्पष्ट रूप से सॉल्व नहीं कर सकते हैं सिंपल फंक्शंस के टर्म्स में जिन्हें हम जानते हैं। उदाहरण के लिए इसे सिंपल साइन और कोसाइन फंक्शंस के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए सॉल्यूशन इतने सिंपल नहीं है कि वे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के टर्म्स में सामने आते हैं। लेकिन किसी तरह हम अभी भी पेंडुलम की समय अवधि के लिए चर्चा करने के लिए उपयोगी कुछ प्राप्त करने में सक्षम थे। हमने जो देखा वह यह था कि समय अवधि एनर्जी या समकक्ष प्रारंभिक स्थितियों या एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। तो यह एक नॉनलीनियर सिस्टम का एक सिग्नेचर है कि समय अवधि अब सिस्टम के एम्पलीट्यूड पर निर्भर है या समान रूप से सिस्टम की एनर्जी पर निर्भर करती है। और यदि आप इसकी तुलना करना चाहते हैं तो वापस जाएं और एक साधारण पेंडुलम की समयावधि देखें। यह इन सभी क्वांटिटी से स्वतंत्र है। यह एनर्जी पर निर्भर नहीं करता है, न ही एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है। यह केवल पेंडुलम की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर निर्भर करता है। तो स्पष्ट रूप से नॉन लिनियरिटी का ऑसिलेटिंग सिस्टम पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अब इस क्लास में हम थोड़ा आगे जाएंगे। हमने साधारण पेंडुलम देखा जो किसी भी डिसिपेशन के अधीन नहीं था और किसी बाहरी बल के अधीन नहीं था। तो इस मामले में कोशिश करते हैं और बल अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक बार फिर से रिकॉल करने के लिए, जो लीनियर सिस्टम रिस्टोरिंग बल नॉन गैर रैखिक या गैर रैखिक सिस्टम के समानुपाती है, जिसके लिए रिस्टोरिंग बल है विस्थापन के कुछ नॉन लीनियर फंक्शन के समानुपाती होता है। और फोर्स करना आमतौर पर नॉन लीनियर है, आमतौर पर एक ऑसिलेटरी फंक्शन। इस कारण से कि उस केस में भी जब हमने 11वें सप्ताह तक अध्ययन किया था, जब हमने कई हफ्ते पहले पहले ऑसिलेटर का अध्ययन किया, तो हमने कुछ एफ शून्य साइन ओमेगा टी या एफ शून्य कॉस ओमेगा टी होने के लिए फोर्स किया। तो साइनसॉइडल फंक्शन है, तो आमतौर पर हम एक नॉन लीनियर फंक्शन होने के लिए बाध्य हैं। यदि आप इसे एक लीनियर फंक्शन लेते हैं तो यह थोड़ा सा अभौतिक है, क्योंकि मान लीजिए कि आप इसे एफ शून्य टाइम्स ओमेगा टी लेते हैं, यह समय में लीनियर है। यह केवल इतना बताता है कि समय के साथ इंटीग्रेटेड बल बढ़ता जाता है, जो थोड़ा और भौतिक है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। तो यदि आपको याद है कि हमने कई सप्ताह पहले पहले फोर्स ऑसिलेटर में क्या पढ़ा था, तो गति का इक्वेशन यहाँ दिया गया है। mx डबल डॉट प्लस गामा x डॉट प्लस के एक्स बराबर एफ शून्य कॉस ओमेगा डब्ल्यू टी। तो यह फोर्सिंग टर्म है और यह एक डिसिपेशन टर्म है जो विस्कोस डिसिपेशन का प्रतिनिधित्व करता है। और यह निश्चित रूप से यह रिस्टोरिंग फोर्स टर्म है। इस केस में फिजिकली रूप से हम जानते हैं कि क्या होता है। फोर्सिंग टर्म सिस्टम को फोर्स करता है फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर, क्योंकि आपके पास एक कॉस ओमेगा टी है जो बाहरी फोर्स की फ्रीक्वेंसी है।
एक संभावना यह हो सकती है कि अगर किसी तरह आपकी बाहरी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा 0 है वे मिलते हैं, फिर अनुनाद होता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि मैं डैश फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ एक सिस्टम दे रहा हूँ, सिस्टम फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ ऑसिलेटिंग द्वारा प्रतिक्रिया करने जा रहा है, जबकि हम यहाँ नॉन लिनियरिटी के प्रभावों को देख रहे हैं। सिस्टम अभी तक भी नॉन लीनियर होगा, भले ही मैं इस टर्म को ध्यान में न रखूं, जो कि डिसिपेशन टर्म है। अत इसके बिना भी सिस्टम पर्याप्त रूप से नॉन लीनियर होता है, बशर्ते कि रिस्टोरिंग बल नॉन लीनियर हो। तो नॉन लीनियरिटी वास्तव में रिस्टोरिंग फोर्स टर्म से आता है। तो सरल करने के लिए हमारा काम, चूंकि वास्तव में नॉन लिनियरिटी के प्रभावों को खोजने में रुचि रखते हैं, अब हम वास्तव में सेट कर सकते हैं गामा 0 के बराबर होना चाहिए, इसलिए इस टर्म को यहाँ से हटा दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि अब मैं यह लीनियर सिस्टम लेता हूँ और इसमें यह रिस्टोरिंग बल है जो कि x है, और इसे एक रिस्टोरिंग फोर्स द्वारा प्रतिस्थापित करें। तो जिसका मतलब है कि मुझे इसके x को कुछ इस तरह से बदलना होगा जैसे कि यह mx डबल डॉट प्लस एस एक्स बराबर 1 0 cos ओमेगा टी, जहां एस ऑफ एक्स एक नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स है। तो सामान्य तौर पर यह S1 x प्लस S2 x स्क्वायर प्लस x3 x क्यूब और इसी तरह की एक इनफाइनाइट सीरीज हो सकती है, और ये सभी संख्याएं 1 S2 S3 और इसी तरह ये सभी स्थिरांक हैं। तो सामान्य तौर पर आपको एक प्रॉब्लम यह हो सकती है, क्योंकि यह एक सर्वोत्कृष्ट है नॉन लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो व्यवहार में यह नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स जो मैंने प्रस्तुत किया है वास्तव में अभ्यास में इनफाइनाइट सीरीज है। यह वास्तव में इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, लेकिन कई केसेस में आप केवल दो टर्म्स S1 x और S3 x क्यूब के साथ ऐसा कर सकते हैं। आइए पहले उस केस पर विचार करें जब S1 पॉजिटिव हो और x3 नेगेटिव है। तो इस केस में आपका रिस्टोरिंग फोर्स x पर निर्भर करेगा, और चूंकि आपके पास यह x और x क्यूब भी x और S1 क्यूब के चिन्ह पर निर्भर करेगा, तो पॉजिटिव साइड में x और x क्यूब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव विस्थापन साइड पर यह नेगेटिव होने जा रहा है। इसलिए यदि S1 को पॉजिटिव और S3 को नेगेटिव पर सेट करता हूं, क्या होगा कि आप एक असिमेट्रिक ऑसिलेशन करने के लिए जा रहे हैं जो x बराबर 0 है। मान लीजिए मैं इस विकल्प S1 और S3 दोनों पॉजिटिव रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स के किसी भी x की किसी भी वैल्यू पर किसी भी विस्थापन पर अधिक होता है। यह पता लगाने के लिए इस फंक्शन को प्लॉट करने की जरूरत है। तो यहाँ मैंने नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स s को विस्थापन x के फंक्शन के रूप में प्लॉट किया है। तो आप इस नीले कर्व को यहाँ देख सकते हैं जो S3 बराबर 0 है। तो यदि मैं S3 को 0 के बराबर रखता हूँ, तो इसका सीधा सा अर्थ यह होगा कि मैं लीनियर रिजीम पर वापस जा रहा हूं। तो रिस्टोरिंग फोर्स अब विस्थापन से लीनियर रूप से संबंधित एक सीधी रेखा है, जो कि हमारा बेंचमार्क एक लीनियर बेंचमार्क है। दूसरी ओर जब आपके पास है S3 0 से अधिक है, इस केस में उदाहरण के लिए, तो इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स और विस्थापन वे इस कर्व से संबंधित हैं जिसे डैश्ड काली रेखा के रूप में दिखाया गया है। तो यह ऊपर की ओर झुकता है। दूसरी ओर यदि S3 नेगेटिव 0 से कम है, तो आपको यह हरा कर्व आपको मिलता है। तो आमतौर पर यदि आप इस तरह के द्रव्यमान और स्प्रिंग के सिस्टम के बारे में सोचते हैं, वह केस जहां आपका S3 0 से बड़ा होता है उसे अक्सर हार्ड स्प्रिंग कहा जाता है, और उस केस में जहां S3 0 से कम होती है अक्सर सॉफ्ट स्प्रिंग कहलाती है।
तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि पेंडुलम केस लाइन कहाँ आता है। तो पेंडुलम के केस में साइन थीटा थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल है और फिर हाई ऑर्डर की शर्तें हैं। लेकिन यदि आप केवल इन दो टर्म्स को देखते हैं तो यह उस केस के अनुरूप होगा जब पेंडुलम को सॉफ्ट स्प्रिंग के रूप में माना जा सकता है। तो अब इस पृष्ठभूमि के साथ हम एक प्रॉब्लम करते हैं जहां सिस्टम पर फोर्सिंग होती है और हम नॉन लीनियर रखने जा रहे हैं। कई सप्ताह पहले रिस्टोरिंग फोर्स टर्म्स मैंने बीडेड स्ट्रिंग की इस प्रॉब्लम को देखा। तो आपके पास एक स्ट्रिंग है और इसमें बहुत से बीड्स है और सबसे सिंपल केस है जब आपके पास स्ट्रिंग है जिसमें बस एक बीड है। तो हमने ऐसे सिस्टम के ऑसिलेशन पर विचार किया और हम उस केस के लिए सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी प्राप्त करते हैं। इसलिए यहां उसी सिस्टम को वर्टिकली रूप से बदल रहा हूं। मेरे पास ये 2 पॉइंट O1 और O2 है और एक द्रव्यमान है जिसे यहां नीले सर्कल के रूप में दिखाया गया है और इसका द्रव्यमान m होता है और यह इस स्ट्रिंग के केंद्र में होता है जो O1 और O2 को जोड़ता है। तो जब इसे छुआ नहीं गया है तो स्ट्रिंग की लंबाई 2L होती है और यदि आप इसे थोड़ा सा हिलाते हैं तो स्ट्रिंग एक नई लंबाई की कैपिटल L हो जाती है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम इसे एक फोर्स दे रहे हैं इस दिशा में और वह फोर्स जैसा कि यहाँ दिखाया गया है F0 cos ओमेगा t है। तो मैं इसे इस दिशा में फोर्स कर रहा हूं और x विस्थापन है। थीटा इस वर्टिकल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो शुरू में मानता हूं कि उस स्ट्रिंग में एक समान टेंशन T0 है और हम गति के इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो mx डबल डॉट माइनस 2T0 साइन थीटा के बराबर होगा जबकि स्ट्रिंग में एक समान टेंशन T0 होगा जैसा कि मैंने यहाँ इस फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाया है। वर्टिकल डायरेक्शन T cos थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करेगी। तो यह इस बीड को सेम क्षैतिज प्लेन में रखेगा। इस दिशा में कोई गति नहीं है इसलिए इस दिशा में T cos थीटा उस दिशा में T cos थीटा रद्द हो जाएगा। जबकि क्षैतिज दिशा में तनाव के टेंशन के कंपोनेंट जुड़ते हैं तो आपको 2T साइन थीटा मिलता है। तो मेरा गति का इक्वेशन mx डबल डॉट प्लस 2T0 साइन थीटा होगी। तो मैं मान रहा हूं कि T0 स्ट्रिंग में एक समान टेंशन है और जब मैं इसे थोड़ा अलग करता हूं तो T0 फिर से नहीं बदलता है। ये इस तरह की धारणा है जो आप बनाते हैं जब आप लीनियर रिजीम के भीतर काम करते हैं। तो यह F0 cos ओमेगा t के बराबर होता है। अब इस आकृति की ज्योमेट्री से आप उस साइन थीटा को देख सकते हैं जो x डिवाइडेड बाय कैपिटल L के बराबर होगा और वह कैपिटल L मैं इसे L प्लस कुछ डेल्टा L के रूप में लिख सकता हूँ। आमतौर पर जब मैं इसे इस तरह लिखता हूँ तो यह डेल्टा L आमतौर पर L से बहुत छोटा माना जाता है। इसलिए यदि मैं L को बाहर ले जाऊं तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो बस डिनोमिनेटर को देखें, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है L इंटू 1 प्लस डेल्टा L बाय L। जैसा कि मैंने कहा डेल्टा L बहुत छोटा है इसलिए आप साइन थीटा को बराबर x बाय छोटा l के बराबर मान लें और इस तरह का तर्क मान्य है। यदि थीटा छोटा है तो यह समझ में आता है क्योंकि यह बहुत छोटा है। छोटा l और कैपिटल L लगभग बराबर है जो हमने अनिवार्य रूप से हासिल किया है। तो मैं गति के इक्वेशन में साइन थीटा के लिए x बाय l के इस वैल्यू को प्लग करता हूं और मेरे पास गति का यह इक्वेशन है। सॉल्यूशन केवल F0 बाय ओमेगा मोड z। यह कैपिटल Z अवरोध है और यह
मल्टीप्लाइड साइन ओमेगा टी माइनस फाई है। तो आप देख सकते हैं कि विस्थापन फोर्सिंग के संबंध में एक फेज डिफरेंस बनाए रखता है, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि विस्थापन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जो कि फोर्सिंग टर्म ओमेगा की फ्रीक्वेंसी के समान है। तो अभी हमें इसकी आवश्यकता है और यह कुछ अर्थों में एक लीनियर सिस्टम का एक सिग्नेचर है। अब हम एक नॉन लीनियर सिस्टम पर जाते हैं। अब हम सेम प्रॉब्लम को देखते हैं, लेकिन लीनियर लिमिट में नहीं। इसलिए पहले मैं यह मान लेता हूं कि स्ट्रिंग में समान टेंशन की शून्य है, जो अब भी समान है। आप देखेंगे कि जब स्ट्रिंग को थोड़ा अलग करके खींचते हैं तो टेंशन में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है और गति इक्वेशन अभी भी समान रहता है, परंतु और साइन थीटा हमेशा की तरह x बाय कैपिटल L के बराबर है। लेकिन अब मैं इस कैपिटल L को L प्लस स्मॉल l के रूप में नहीं लिख सकता। मैं यह धारणा नहीं बना सकता कि कैपिटल L इससे थोड़ा ही अलग है। लीनियर सिस्टम में हमने क्या किया है और अंत में हमने इसे x बाय छोटा l के रूप में लिखा है। तो ये दोनों संभव नहीं हैं। मुझे l ऐसे ही रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कैपिटल L को वैसे ही रखा जाना है जैसे यह है। तो मेरी गति का इक्वेशन mx डबल डॉट माइनस 2t साइन थीटा प्लस f 0 कॉस ओमेगा टी के बराबर है। अब टी टेंशन है जब आप स्ट्रिंग को एक अमाउंट x से विस्थापित करते हैं, इसलिए टेंशन समान नहीं रहता है। जब यह रेस्ट पोजीशन में होता है तो टेंशन टी 0 होता है, और जब आप इसे थोड़ा अलग करते हैं तो टेंशन बदल जाता है और यह अब कैपिटल टी है। हम अभी भी मानते हैं कि इसका x मान टेंशन है, लेकिन टेंशन की वैल्यू अब बदल गई है। अब मैं इस टेंशन के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, क्योंकि जिसे मैं s कहता हूं वह रिस्टोरिंग फोर्स प्रति यूनिट लेंथ है। चूंकि वह केवल एक स्टिफनेस कांस्टेंट की तरह प्रति यूनिट लेंथ में रिस्टोरिंग फोर्स है, तो टी टी 0 प्लस होगा s मल्टीप्लाइड लंबाई में परिवर्तन के बराबर होगा। लंबाई में परिवर्तन कैपिटल L माइनस छोटा l, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैपिटल L नई लंबाई है जो मूल लंबाई से थोड़ी या काफी बड़ी है, जो छोटी l है। तो यह टेंशन के लिए मेरी एक्सप्रेशन होने जा रहा है। जब मैं बीड को इस दिशा में थोड़ा सा स्थानांतरित करता हूं, तो अब मैं गति के इस इक्वेशन में t की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं, और यह है जो मैं प्राप्त करने जा रहा हूं। बस एक स्मॉल पुनर्व्यवस्था आपको यह समीकरण देगी। अब मैं अन्य पैरामीटर्स के संदर्भ में L के लिए एक एक्सप्रेशन चाहता हूं। तो यदि आप इस फिगर पर वापस जाते हैं तो आप देखेंगे कि यह त्रिकोण जो मेरे पास है, मैं इसका उपयोग कैपिटल L को छोटे l और x के रूप में लिखने के लिए कर सकता हूं। तो यही है जो यहां क्या करने जा रहा हूं। तो कैपिटल L स्क्वायर छोटे l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर है। एल के लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त करने के लिए स्क्वायर रूट लें, आपको यह मिलता है और अंत में यह मिलता है। अब यहाँ गति के हमारे इक्वेशन पर वापस आते हैं। विशेष रूप से मैं यहाँ इस टर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। यह पहला टर्म। तो थोड़ी देर बाद पूरे इक्वेशन को फिर से इकट्ठा करेंगे, लेकिन एल की इस वैल्यू को डालकर इस टर्म को सरल बनाते हैं जो हमें अभी मिला है। तो यहाँ मैंने केवल L के लिए प्रतिस्थापित किया है, इसलिए पहला टर्म माइनस 2t0 x इस क्वांटिटी से डिवाइडेड है और अगला टर्म माइनस 2s है L इंटू एक्स डिवाइडेड बाय L है, तो यह है। और अंतिम टर्म 2s x इस क्वांटिटी से डिवाइडेड है, तो मैंने पहले ही L के लिए यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया है। तो मैंने ये सभी काम कर लिए हैं। अब आप देखते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर
में यहाँ मेरे पास यह स्क्वायर रूट है जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर यहाँ है। तो अब मैं बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन का उपयोग करके इसका अनुमान लगाने जा रहा हूँ। इसलिए यदि मैं इसे लेता हूं और केवल पहला टर्म रखता हूं तो एक्स स्क्वायर टर्म के कारण पहले से ही नॉन लीनियर है, तो वह एक माइनस तो एक बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट बाय एल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर के बराबर है। तो आप देखते हैं कि मैंने बाइनोमियल थ्योरम से प्रतिस्थापित किया है। तो सब कुछ मल्टीप्लाई करें और आप देखेंगे कि दो टर्म हैं, प्लस 2 एस एक्स और माइनस 2 एस एक्स दोनों रद्द हो जाएंगे और यहाँ एक्स क्यूब टर्म के साथ दो टर्म्स हैं, मैं उन्हें एक साथ इकट्ठा करूंगा ताकि ऐसा करने के लिए मुझे इसे एल से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे एल से डिवाइड करना होगा। तो यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर में एल क्यूब होगा, न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है जो इस टर्म के समान है। तो अब सभी टर्म्स को इकट्ठा करना मेरे पास यही है जिसे सरल बनाया गया है। अब गति के हमारे इक्वेशन पर वापस जाते हैं, तो जिसका अर्थ है कि मैं इस पर वापस जा रहा हूं और अब मुझे इस टर्म के लिए एक बहुत ही सरल एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है जिसका मैं यहां उपयोग करूंगा, लेकिन दो अन्य टर्म जो यह हैं और वे पहले की तरह ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं गति के इक्वेशन पर वापस जाता हूं तो यह टर्म पहले जैसा रहता है, फोर्सिंग टर्म पहले जैसा ही रहता है और मैंने इसे यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया है। इसके साथ मेरा इक्वेशन एक्स डबल डॉट बराबर माइनस एस एक मल्टीप्लाई एक्स माइनस एस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक शून्य बाय हम कॉस ओमेगा टी। तो यह गति का सिंपल इक्वेशन है जो मेरे इस सिस्टम के लिए है और आप देख सकते हैं कि यह नॉन लीनियर है। तो यहाँ नॉन लीनियरिटी इस टर्म से आती है। अब यदि एस 3 छोटा है तो हम मान सकते हैं कि सॉल्यूशन टाइप ए कॉस ओमेगा टी है। तो ये फिर से एक एम्पलीट्यूड को बाद में निर्धारित करना होगा यदि हम फुल सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। तो यदि मैं इसे गति के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ मुझे यह निम्नलिखित इक्वेशन मिलेगा। मुझे बस इतना करना है कि एक्स एक है cos ओमेगा टी के बराबर है एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट की गणना करें और इस इक्वेशन में प्रतिस्थापित करें और वह अब मुझे यह देने जा रहा है। अब यह करने के बाद आप देखते हैं कि मुझे यह टर्म मिल गया है कॉस क्यूब ओमेगा टी। अन्य दो टर्म्स में केवल कॉस ओमेगा टी शामिल है, तो मैं वास्तव में उन सभी को एक साथ रख सकता हूं, लेकिन यह कॉस क्यूब ओमेगा टी मैं इसे एक तरह से लीनियर तरीके से लिखना चाहता हूं। ओमेगा टी का ही उपयोग कर रहे हैं तो कॉस क्यूब ओमेगा टी के लिए आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का उपयोग करें जो कि 3/4 कॉस ओमेगा टी प्लस 1/4 कॉस 3 ओमेगा टी है। तो एक बार जब आप इसे रख देते हैं और टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं आप देखेंगे कि एक कॉस ओमेगा टी टर्म है और दूसरा कॉस 3 ओमेगा टी टर्म है और फिर बाकी सभी स्थिरांक हैं। यह पूरी बात है, यह अचर है और यह भी अचर है। तो यहाँ सॉल्यूशन का अर्थ यह होगा कि t का x एक ज्ञात कीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं यदि आप इस इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट करते हैं। इसे करना बहुत आसान है, इसलिए जब मैं इसे पहली बार इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे यह इक्वेशन मिलेगा और निश्चित रूप से गति का एक स्थिरांक है। और जब मैं इसे दूसरी बार इंटीग्रल करता हूं तो मुझे गति का यह इक्वेशन प्राप्त होगा। दोनों स्थिरांक शून्य हो जाएंगे, जिसका अर्थ है कि किसी प्रकार की प्रारंभिक स्थितियों के अनुरूप होगा। इंटीग्रेंड्स के वे दो स्थिरांक शून्य हैं। अब इस सॉल्यूशन को देखें जो मेरे पास है। तो पहला टर्म है जिसमें यह कॉस ओमेगा टी है और दूसरा टर्म है जिसमें कॉस
3 ओमेगा टी है। तो यदि आपको याद है कि गति के हमारे मूल इक्वेशन में कोई cos 3 ओमेगा टी नहीं था, तो फोर्सिंग टर्म ऑसिलेटर को ओमेगा नॉट 3 ओमेगा की फ्रीक्वेंसी पर फोर्स कर रहा था। किसी तरह सिस्टम की नॉन लिनियरिटी ने फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी का एक हार्मोनिक उत्पन्न किया है। तो आइए देखें कि इस सॉल्यूशन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो एक, यह सॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ ऑसिलेट करता है और फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा के साथ भी यह असामान्य है, क्योंकि अगर यह एक लीनियर सिस्टम है और आप फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ फोर्स करते हैं, सॉल्यूशन भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ ऑसिलेट करता है। यह अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी या अतिरिक्त हार्मोनिक्स का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन किसी भी तरह यह नॉन लीनियर सिस्टम के लिए सच नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एम्पलीट्यूड अनबाउंडेड तरीके से नहीं बढ़ता है। इसका कारण यह है कि सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिसे हमने लीनियर सिस्टम के केस में एक क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। तो याद रखें कि यदि आप कोई लीनियर सिस्टम लेते हैं जो कुछ ऐसा है जिसे आप सिस्टम की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, जो एम्पलीट्यूड पर निर्भर नहीं करता था, मूल रूप से ऑसिलेटर की समय अवधि की गणना करने जैसा है, कोई एम्पलीट्यूड निर्भरता नहीं है। दूसरी ओर, एक नॉन लीनियर सिस्टम में नेचुरल फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पर निर्भर है। तो नेट प्रभाव यह है, लो और हाई एम्पलीट्यूड पर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज बहुत भिन्न होती हैं। तो यह क्या करेगा? भले ही आपके गति के इक्वेशन में एक डिसिपेटिव टर्म मौजूद हो, एम्पलीट्यूड अनबाउंडेड तरीके से बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कभी भी प्रॉपर मैच नहीं होगा। जब S3 पॉजिटिव होता है, तो यह टर्म को याद रखें, सॉल्यूशन में आपको प्रतिक्रिया वक्र कुछ इस तरह मिलेगा। तो विशेष रूप से इसे हार्ड स्प्रिंग लिमिट कहेंगे। और यदि X3 नेगेटिव है, आप सॉफ्ट स्ट्रिंग लिमिट प्राप्त करेंगे। यह प्रतिक्रिया वक्र है। तो फिर से इस बात पर जोर देना है कि आपके पास रेसोनेंसेस नहीं होने वाला है। यह नॉन लीनियर सिस्टम में इतनी आसानी से नहीं होगा, और वास्तव में कुछ बहुत ही असामान्य चीजें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, क्योंकि यह प्रतिक्रिया वक्र थोड़ा असामान्य है, आप वक्र में जंप देख सकते हैं, क्योंकि यह फंक्शन सिंगल वैल्यू नहीं है। दिए गए ओमेगा के लिए आपके पास दो अलग अलग एम्पलीट्यूड हो सकते हैं, इसलिए दो एम्पलीट्यूड के बीच फास्ट जंप्स देखे जा सकते हैं। तो ये सभी नॉन लिनियरिटी के आवश्यक प्रभाव हैं। तो इन दो क्लासेस को एक साथ लेने पर हमने पेंडुलम में नॉन लिनियरिटी के प्रभाव को देखा, जो बिना किसी डिसिपेशन, बिना फोर्स के प्रेरित नहीं था। और इस क्लास में हमने फोर्स्ड पेंडुलम के केस में नॉन लिनियरिटी का प्रभाव देखा है। हम वास्तव में डिसिपेशन में डालने के बारे में काफी चिंता नहीं कर रहे थे, जो आप कर सकते हैं, जो ज्यादा बदलने वाला नहीं है। इन परिणामों ज्यादा नहीं बदलने वाला है।